मैं आपको एमटीबी का बारे में बताऊंगा। आपके पास कोचेकर की बुक्स होंगी। आज का जो हमारा लेक्चर है चैप्टर नंबर बता देता हूँ आपको मैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 एंड रूल देयर अंडर 1975। ये पूरा आपको बताऊंगा रूल अंडर 1975 क्या है और इस तरह से क्या होता है। आपको आज ये सेकंड लेक्चर है हमारा फार्मेसी जूरिस्प्रूडेंस का। आपको सबसे पहले ये बताऊंगा क्या एक्ट कैसे बनते हैं, रूल किसे कहते हैं और किस तरह से मतलब कि हाँ ये कैसा लिखा जाता है। अगर आपको वो चीज़ समझ में आ जाएंगी तो इंशाल्लाह जूरिस्प्रूडेंस पूरा समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे आप लेक्चर को अच्छे से केयरफुली सुनिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब हम जाते हैं एक्ट किसे कहते हैं। सबसे पहले मैं एक्ट बताता हूँ कैसे लिखा जाता है ना। उसके बाद आप सेक्शन किसे कहते हैं, सबसेक्शन किसे कहते हैं, सब क्लॉज किसे कहते हैं, क्योंकि इस पर ही टोटली हमारा सिलेबस कंटेन है। आपको याद करने में ईजी जाएगा। ओके, हम सबसे पहले आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप देख रहे हो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। ये पूरा एक्ट का नाम है। ओके, मैं डायरेक्ट आपका जो ओरिजिनल जो एक्ट पास हुआ था उस पर ले आता हूँ आपको मैं। ये ओरिजिनल एक्ट है। हाँ, आप जो सिलेबस में पढ़ रहे हो इनका मतलब एक्सट्रैक्शन पढ़ रहे हो। एक्सट्रैक्शन मतलब अर्थ पढ़ रहे हो यानी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिए गए आप में से। आपको बता देता हूँ द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। इसका जो पहला नाम है द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। ये एक्ट का नाम है पूरा। ये एक्ट का नाम मतलब कि पास किया गया एक्ट का नाम है 1971। ये क्या है पता है आपको? ये इस साल पास किया गया है, 1971 में पास किया गया था ये। और एक्ट नंबर 34 ऑफ 91, ये एक्ट नंबर 34 हुआ था। 97 जो एक्ट पास किया गया था उसका जो नंबर था सीरियल नंबर 34 हुआ था। ओके, और ये किसके थ्रू, हाँ ये जो कानून पास किया था पार्लियामेंट के थ्रू पास किए जाते हैं। ये बात समझ में आ गई आपके? एक्ट कैसे होते हैं, किस तरह से होते हैं आपको बता दूं मैं। सबसे पहले ये एक्ट का शॉर्ट टाइटल ये हो गया आपका। फिर बाद में कॉमेंसमेंट यानी ये का अप्लीकेबल है, का अप्लीकेबल नहीं है। अभी तो ऑल इंडिया में अप्लीकेबल है क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर इंडिया की एक अब स्टेट बन चुकी है। पहले नहीं थी, अब बन गई है। पुराने मैंने बीराइट निकाला हो ये कानून का। तो इसमें लिखा द एक्ट में कॉल्ड, इसको एक्ट को क्या कहा गया है? द मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट 1971। ओके, नेक्स्ट आता है ये कहाँ अप्लीकेबल है? टी एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, या होल ऑफ इंडिया पर अप्लीकेबल है। जम्मू एंड कश्मीर भी अब शामिल है इसके अंदर। ओके, और ये एक्ट किसने मतलब कि इट शैल कम टू फोर्स ऑन द सच ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन। ये किसके जरिए मतलब कि इशाद हुआ है, मतलब किसके जरिए लागू हुआ है? सेंट्रल गवर्नमेंट। आगे बात समझ में आपके? अब ये हो गया एक्ट की बात। ये नंबर 1 जो दिख रहा है इसे हम नंबर 1 को जो हम हमारे लॉ की ज़बान में सेक्शन बोलते हैं। तो आपको मैं ये बात क्लियर कर दूं सेक्शन किसे कहते हैं। अगर नंबर 1 जो पॉइंट्स है ये नंबर 1 मतलब सेक्शन 1 है ये। अगर आप जो नंबर 2 देखोगे तो इस नंबर 1 सेक्शन नंबर सब सेक्शन 2 हो गया ये। इसके अंदर सब सेक्शन में क्या नंबर 2 सेक्शन 1 में क्या मतलब कि क्या बताया गया है? शॉर्ट टाइटल होगा बताया गया। सब सेक्शन में क्या बताया गया है? 1 सब सेक्शन के अंदर तो एक्ट को क्या कहते हैं? ये एक्ट को ये कहते हैं। ओके, तो इसको किस तरह से लिखा जाता है लॉ की ज़बान में तो बता देता हूँ मैं। सेक्शन 1, फिर बाद में आप सब सेक्शन आपको बताया ना मैंने 1, इसको कहते हैं सब सेक्शन 1। ओके, समझ में आ गया आपकी बात? अगर आगे इसके ए बी मैं इसके बता रहा हूँ, ये आगे अपने को है चीज़ें बी सी इस तरह से आते हैं तो इसे क्लॉज कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लॉज। तो हम क्या बोलेंगे? क्लॉज कहेंगे यानी इस तरह से लिखेंगे हम। अगर कुछ बात लिखी हुई है इसमें सेक्शन 1 के 1 में क्लॉज ए के अंदर ये बात लिखी हुई है, इस तरह से लिखा जाता है। या एच में लिखी है, बी में से लिखी है, इस तरह से लिखा जाता है। ओके, अब ये आगे आपके आप देख रहे हो ये ए बी सी डी, ये सेक्शन 2 है। सेक्शन 2 अगर ए तो इसके अंदर सब क्लॉज ए कहेंगे, फिर सेक्शन 2 सब क्लॉज बी कहेंगे। ये एच तक है, इसके अंदर बता दिया जाएगा। ये आपको मैं बता दूंगा। ये दिख रहा है आपको? ये क्लॉज का कहने का मतलब ये था, मेरे कहने का मतलब ये जो कोई लिखा हुआ है ये सेक्शन 2 सब क्लॉज एच में बात लिखी हुई है। एच सब क्लॉज के अंदर आपको मैं इसका सब क्लॉज बता दूंगा।
जो आपको बता दिया हो मैंने, द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1957, ये इंडियन मेडिकल एक्ट का नाम है, 1957 में पास हुआ था। और एच के अंदर ये बात बयान की गई कि क्या बात इसमें लिखी हुई है। ओके, जब हम पढ़ेंगे जब समझ में आएगा आपके। अब मैं डायरेक्ट किताब पर आता हूँ आपको लेकर, अब आगे समझ में आ गया आपके बताने का। ये द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, ये एक्ट का नाम है, ये 1971 में पास हुआ है। ये पूरा एक्ट की डिफिनेशन, पूरा एक्ट आपको आज पढ़ना है इंशाल्लाह, वैसे आपको समझना। अब 1 बाय 1 करके मैं आपको पूरा समझा दूंगा। ओके, आप बुक्स की तरफ जाते हैं, आप इन पर अच्छे से केयरफुली सुनिए। डायरेक्ट जाते हैं चैप्टर। आप स्किप मत करना, क्योंकि स्किप करोगे तो आपकी कुछ भी समझ में नहीं आएगा, फिर बाद में वो वापस आपको भी प्रॉब्लम आएगा। मैं लेक्चर ऐसे बना रहा हूँ कि सभी के काम में आ जाए लेक्चर, ही ऐसा नहीं कि अकेले के आपके काम में आएंगे। ये चैप्टर नंबर 11 ये निराली प्रकाशन के अंदर जो कुचिकर की बुक्स है उसमें से पढ़ रहे हैं। एक्ट इस तरह से लिखा जाता है, पता है मैंने, ये 1971 में पास हो गया था। आर दियर अंडर, और 1975 में क्या क्या चीज़ पास हुई थी आपको बता दूंगा। ओके, इसका सबसे एक्ट के सबसे पहले, और कोई भी कानून देखोगे यहाँ पे लिखा जाता है उससे पहले ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट के बाद में इसके डिफिनेशन लिखी जाती है। इस तरह से कई कानून लिखा जाता है। ओके, अब ऑब्जेक्ट इसका क्या था आपको बता दूं मैं। ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कभी कभार ऑब्जेक्ट पूछ लेता है एग्जाम के अंदर। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है इसका मकसद क्या है, यानी क्यों ऐसा लिखा गया है। तो थोड़ा लेक्चर लेंथी होने वाली है, तो आप गौर से सुनिए। दिस एक्ट वाज पास विद द ऑब्जेक्ट टू प्रोवाइड फॉर द टर्मिनेशन ऑफ सर्टेन प्रेगनेंसीज बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड फॉर द मैटर कनेक्टेड देयर विथ। इसमें लिखा है कि एक्ट का मकसद पास करने का ये था कि जितनी प्रेगनेंसी मतलब कि टर्मिनेशन हो जाए, टर्मिनेशन मतलब कि प्रेगनेंसी जो होती है, अगर किसी के अबॉर्शन हो रहा है या फिर डिलीवरी हो रही है, तो ये आरएमपी के थ्रू होना चाहिए, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के थ्रू होना चाहिए, मतलब हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर ने करना चाहिए। ये इसका मकसद था। आपको एक बुक्स है सर की, मेरे जो श्याम चाणक्य सर है उनकी में बहुत अच्छी से उन्होंने लिखी है ऑब्जेक्ट का, इसका मकसद क्या था बता देता हूँ मैं। इतना समझ में आ गया होगा आपका। नेक्स्ट आता है हम इसका ऑब्जेक्ट और थोड़ा एलॉबरेटेड करके समझते हैं, ये हमारे साथ थोड़ा अच्छे से बताए। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या था देखिए, इसका ऑब्जेक्ट रियल में आपको सब 2 लाइनें याद करना है, ये जो मैंने आपको बताया हो। ओके, लेकिन ऑब्जेक्टिव में इसके अंदर ये बात रखी गई है क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे इसके। आपको लेंथी हो रहा है लेकिन आपको समझाना पूरा मकसद है। आपके ये समझ में आ गया तो पूरा लेक्चर समझ में आ जाएगा आपके। देखिए सबसे पहला ऑब्जेक्ट क्या है इसका, आपको एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना है। ये श्याम चाणक्य सर की नोट्स है, हमारे प्रिंसिपल थे सर, ये श्याम चाणक्य सर। तो इन्होंने बहुत अच्छे बेहतरीन, इसमें आपको कुछ अगर में पढ़ोगे इसमें से पढ़ो, नोट्स दोनों भी सेम है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे इंशाल्लाह। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं इंटेंशन टू लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर यानी कानून बनाने वालों को कहते हैं लेजिस्लेचर। ओके, व्हाइल द पासिंग एक्ट लेजिस्लेचर इंटेंड टू कंसिडर द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स, मेजर और रीजन ग्राउंड फॉर द लिबरलाइजिंग सर्टेन प्रोविजन फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। यानी क्या उनका इंटेंशन था, क्या मकसद था बनाने के पीछे इसका। अरे कोई भी कानून पास होता है तो उसका मकसद होता है, ऐसा नहीं है क्या जान आपको बगैर बेवजह कानून कोई पास हो गया, उसका मकसद के तहत ही कानून पास होता है। ऐसा नहीं अपने मर्जी जो भी कानून पास हो रहे हैं, हर कानून का मकसद होता है, तो उसके मकसद के पीछे कानून बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि कानून रहेगा तो ही डिसिप्लिन रहेगा। तो उसका क्या मकसद था आपको बता दूं मैं। नंबर 1 मकसद था हेल्थ मेजर्स। आप एग्जाम में पॉइंट भी याद करें चलता हेल्थ मेजर्स। तो नंबर 1 हेल्थ मेजर, डेंजर टू लाइफ, थ्रेट टू फिजिकल मेंटल हेल्थ ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन्स। तो बहुत मतलब कि इसका मतलब ये था कि बहुत सारे जो प्रेगनेंसी वुमेन्स रहे, ऐसा ना हो जाए कोई जो अनट्रेन डॉक्टर है वो प्रेगनेंसी टर्मिनेट करे या अबॉर्शन करे या कोई तरह का डिलीवरी करे। तो उसका मतलब ये था क्या इसको रोका जाए। डेंजर टू लाइफ, लाइफ खतरे में हो सकती है। थ्रेट टू फिजिकल, यानी फिजिकल उसको ये हो सकता है मेंटल हेल्थ और प्रेग्नेंट वुमेन्स को ताल्लुक से, यानी हेल्थ को ये देखा जाता है कि उसको रोकना चाहिए, किसी की लाइफ मतलब कि दाव पर नहीं लगना चाहिए। इस करके हेल्थ मेजर का रखा गया, इसके पीछे कोई तरह के किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है ग्राउंड ऑफ ह्यूमैनिटी। तो नेक्स्ट टर्मिनेशन प्रेगनेंसी का क्यों करते हैं। टर्मिनेशन प्रेगनेंसी मतलब कि आपको शॉर्ट में समझिए अबॉर्शन कर देना या डिलीवरी कर देना, शॉर्ट में बात करें तो उसके पीछे और क्या मकसद था।
पहला मकसद है हेल्थ मेजर्स एंड डेंजर टू लाइफ। और किसी लेडीज़ का ऐसा लगता है अगर किसी को मतलब कि प्रेगनेंसी, कोई लेडी प्रेग्नेंट हो गई है और ऐसा लगता है कि प्रेगनेंसी उसके लिए खतरा बन गई है, लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है उसके लाइफ के अंदर प्रेगनेंसी की वजह से, तो उस हालत में क्या करेंगे, क्या उसकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर देंगे और इन्हें अबॉर्शन कर देंगे। आ रही बात ख्याल में। और ऐसा लगता है क्या कोई लेडीज़ है और वो फिजिकल मतलब कि फिट नहीं है, मतलब कि बच्चा बियर करने के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए, तो उस हालत में क्या करेंगे, प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर देंगे ना अबॉर्शन कर देंगे। आ रही बात ख्याल में। नंबर 1 पॉइंट का मतलब ये होता है। नंबर 2 पॉइंट का मतलब क्या होता है, ग्राउंड फॉर ह्यूमैनिटी, यानी इंसानियत के नाते क्या करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल प्रेगनेंसी रिजल्टिंग फ्रॉम 6 क्राइम, रेप, अगर और कोई मतलब लेडी रेप की वजह से प्रेग्नेंट हो जाती है तो उस हालत में आप टर्मिनेशन करना पड़ेगा। आ रही है। और प्रेगनेंसी ऑफ मेंटलिटी हिल वुमेन, और किसी कोई ऐसी लेडीज़ है जो मतलब कि मेंटलिटी हिलनेस है, आप पता है जो मतलब मेंटलिटी वो बच्चा पैदा करने के एबिलिटी नहीं रखती है या बच्चा पैदा करने के बाद में वो परवरिश नहीं कर पाएंगी, तो उस हालत में वो टर्मिनेशन करना पड़ेगा प्रेगनेंसी। समझ में आ रही बात। एजोनिक ग्राउंड बोले तो बहुत ज़्यादा रिस्की तौर पर अगर कोई लेडी है तो आपको मैं पढ़ के सुना देता हूँ, बाद में इसको वो करता हूँ। सब्सटेंशियल रिस्क ऑफ सीरियस डिफॉर्मिटीज एंड डिजीज इन द चाइल्ड टू बी बॉर्न। तो इसका मतलब ये होता है, क्या ऐसा आपको महसूस हो अगर लेडी प्रेग्नेंट हो गई है और ये बाद में डिलीवरी के बाद में हो सकता है बच्चा बहुत ज़्यादा डिफॉर्मिटी पैदा हो जाए, बहुत ज़्यादा हिलनेस या डिजीज़ हो जाए उसको, या फिजिकल डिजीज़ हो जाए या मेंटली डिजीज़ रहे बच्चे को, जिसकी वजह से मतलब कि बच्चे में बहुत ज़्यादा खतरा लाग होगा पैदा होने के बाद में, तो उस हालत में भी प्रेगनेंसी करना ज़रूरी हो जाता है। ये समझ में आ गया होगा आपको प्रेगनेंसी क्यों करना चाहिए, किन शक्ल में करना है। नंबर 1 हेल्थ मेजर, और किसी लेडी का प्रॉब्लम आ रहा है जैसे कि वो बच्चा पैदा करने के लायक नहीं है, तो वो जाहिर सी बात है उस हालत में हम टर्मिनेशन कर देंगे। नंबर 2 ग्राउंड इम्यूनिटी, किसी लेडी का रेप हो गया है या फिर प्रेगनेंसी ऑफ मेंटली हिलनेस है कि लेडी, तो उस हालत में भी आप ये कर दोगे। नेक्स्ट आता है यूजेनिक ग्राउंड, यानी ऐसा लगता है कि आप जैसे सोनोग्राफी का आज के लेटेस्ट मतलब कि टेक्नोलॉजी आ चुकी है, टेक्नोलॉजी आने के बाद में आपको ये बात मालूम रहती है विदिन 12 वीक्स के अंदर क्या प्रेगनेंसी है, यह बच्चा किससे एबनॉर्मली है, क्या एबनॉर्मल है कि नॉर्मल है। अगर वो बच्चा एबनॉर्मल है तो प्रेगनेंसी कर सकते हैं आप, तो इस हालत में आप 3 ग्राउंड में कर सकते हैं। ओके, ये समझ में आ गई बात। आप जाते हैं बुक्स पर। कहने का ये 2 वर्ड के जो आपको थे, अभी 2 लेने का मकसद, समझाने का मकसद यही था कि आपको पूरा इलेबोरेट करके समझाए। दिस एक्ट वाज पास विद द ऑब्जेक्ट टू प्रोवाइड फॉर द टर्मिनेशन ऑफ सर्टेन प्रेगनेंसी। आप समझ में आया आपका, क्या एक्ट पास किया गया टू प्रोवाइड कर टर्मिनेशन ऑफ सर्टेन प्रेगनेंसी। आपको बताया मैंने किस हालत में करना चाहिए, बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, किसके जरिए, डॉक्टर के जरिए करना चाहिए। एंड फॉर द मैटर कनेक्टेड, जो मैटर कनेक्टेड होते हैं, ये वर्ड है मैटर कनेक्टेड, जो आपको मैंने इससे पहले बताया ना, हेल्थ में मेजर्स है और यूजेनिक ग्राउंड्स है और फिर बाद में इलनेस है, रेप है, इस तरह कन्विक्शन प्रॉब्लम आया है, तो मैटर कनेक्टेड की वजह से टर्मिनेशन प्रेगनेंसी करना चाहिए। अब पिक्चर ख्याल में आई है आपकी पूरी। अब डेफिनेशन, अब आप डेफिनेशन पर जाते हैं, अपन क्या चीज़ बोलना चाह रहे हैं। अब डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट समझते हैं। अब गार्जियन किसे कहते हैं। गार्जियन में मतलब कि जो आपकी निगरानी करते हैं। गार्जियन में मीन्स आपके वालिदैन या फिर आपकी निगरानी करने वाले कोई भी हो सकते हैं, आपके कोई भी गार्जियन हो सकता है, पर जो भी गार्जियन होगा आपका। एक कानूनी बात है, इस करके आपको कानून की जैसी समझना पड़ेगा। आप पर्सन हैविंग केयर ऑफ माइनर और लुनेटिक, ऐसा पर्सन जो केयर करता है, आपकी देखभाल करता है। माइनर मीन्स नाबालिग मीन्स जिसकी उम्र 18 साल से कम है, तो उसको कहते हैं माइनर, जिसकी उम्र 18 साल से कम है। नॉट अटेन दी 18 ईयर्स ऑफ एज, दिस इज कॉल्ड इज द माइनर। ओके। या लुनेटिक, यानी पागल है कोई इंसान, तो पागल रहा तो उसको ज़िंदगी भर उसकी देखभाल करनी पड़ेगी, तो वो भी माइनर ही कहलाएगा। माइनर उर्दू में कहते हैं नाबालिग, जिसकी उम्र कम है, 18 साल से कम है, उसे माइनर कहते हैं। ओके, माइनर समझ में आ गया आपका। अब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर किसे कहते हैं। आपने सुना होगा RMP वगैरह आपकी दवाओं पर लिखा हुआ आता, क्या यानी कोई भी मतलब दवा किसके अंडर में लेना चाहिए, RMP के अंडर लेना चाहिए। तो RMP किसको कहते हैं, लॉ की ज़बान में क्या डिफिनेशन दी हुई है, तो बाद ही समझते हैं अपन। तो समझिए, मेडिकल प्रैक्टिशनर हु
possess any recognized medical qualification as defined in clause H। मैंने बताया था ना आपको क्लॉज किसे कहते हैं, नीचे जो आपको बता दूंगा क्लॉज H कहाँ है लिखा हुआ ऑफ सेक्शन 2। सेक्शन 2 के अंदर लिखी हुई बात है, ये डेफिनेशन किसकी लिखी हुई है, मेडिकल प्रैक्टिशनर की, ऑफ द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956। ये कानून 1956 में पास किया गया है। इसके जो सेक्शन H के अंदर ये बात लिखी हुई है, सब क्लॉज के अंदर H में, आपको याद करने के लिए ईजी हो जाएगा। whose name has been entered in the state medical register and who has such experience or training in gynecology or obstetrics as may be prescribed by rule made under this act। इसका मतलब ये होता है ऐसा डॉक्टर जो मतलब के मेडिकल काउंसिल के थ्रू उसकी डिग्री मतलब के रजिस्टर्ड हो, यानी आप फार्मासिस्ट होंगे, इसके आपकी डिग्री का रजिस्टर होंगी मास्टर रजिस्टर्ड फार्मेसी काउंसिल के अंदर, इस तरह से डॉक्टर की डिग्री का रजिस्टर्ड होंगी मेडिकल काउंसिल के अंदर। ओके, लेकिन ये क्या कौन से सेक्शन में लिखी हुई बात है, सेक्शन 2 में। अब कौन से क्लॉज के अंदर लिखी हुई बात है, जैसे आप लिखते हैं ABCD पैराग्राफ बना के लिखते हो ना, वैसा H में बात लिखी हुई है। और कौन से कानून के तहत होगा काम है, द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956, और उसका नाम काय में इंटर किया गया स्टेट मेडिकल रजिस्टर। जैसे आप फार्मासिस्ट बन जाओगे तो आपका नाम भी एक रजिस्टर में इंटर होगा, जैसे कि कॉलेज का रजिस्टर होता है, आपका कॉलेज का हाजिरी होती है, आपका नाम इंटर रहता है एडमिशन रोल नंबर के तहत, तो इस तरह से होता है, समझ रहे हो। एंड हुज नेम, और उसने क्या क्या होना चाहिए, उसके बाद एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसको ट्रेनिंग में आना चाहिए, किसकी काय में ट्रेनिंग, गायनेकोलॉजी। जो डॉक्टर एक्चुअल में MD करते हैं, काय में MD और MS काय में करते हैं, गायनेकोलॉजी में करते हैं, जिन्हें औरतों के डॉक्टर बनते हैं उन्हें गायनेकोलॉजी कहते हैं। ओके, गायनेकोलॉजी में ऑब्स्ट्रिक यानी ऑपरेशन वगैरह करते हैं। इट मे बी प्रिस्क्राइब बाय रूल, ये किसके जरिए, रूल अंडर दी एंड ये एक्ट के जरिए पास किए गए। आपको मैं एक्ट बताता हूँ क्या लिखा हुआ है ये। ओके, आपको एक ही चीज़ इसका समझा रहा हूँ ताकि आप समझ आएगा। द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956, ये आपको बताया था मैंने, ये सेक्शन 1 है। इस सेक्शन 2 में देखो डिफिनेशन दिख रही है आपकी, सेक्शन 2 में डिफिनेशन H में ये बात लिखी हुई है, देख लीजिए आप। द प्रिस्क्राइब मीन्स प्रिस्क्राइब बाय रेगुलेशन, एंड रेगुलेशन के जरिए डॉक्टर बना हुआ हो। ओके, समझ में आ रही बात। रिक्वायरमेंट बाय मेडिकल क्वालिफिकेशन मीन्स एनी स्टेट ऑफ मेडिकल क्वालिफिकेशन इंक्लूड इन द शेड्यूल, जो भी इनका शेड्यूल दिया हुआ है उसके मुताबिक। आई मीन मेडिकल क्वालिफिकेशन मतलब MBBS डॉक्टर। ओके, समझ में आ रही बात आपकी इतनी बताने मतलब। इसमें ये लिखा हुआ था सेक्शन 2 किसका, सब क्लॉज H में क्या लिखा हुआ है, प्रिस्क्राइब बाय मीन्स डॉक्टर रेगुलेशन। अभी डिफिनेशन आ गए आपकी समझ में इंशाल्लाह। अब वापस सेक्शन 2 में दिख रहा है आपको मैंने, और H में बात लिखी हुई थी, आपको बता दिया। एक्चुअल में लॉ आपको किस तरह से लिखा जाता है, कैसा मतलब वो अंदर लिखा हुआ है वो बताया हुआ मैंने, ये आपको अब याद करना आसान हो जाएगा। हमारे सर ने भी उसकी ईजी डेफिनेशन दिया है, आप उस पर से पढ़ सकते हैं, मसला नहीं, मैं बता दूंगा आगे जाकर। ओनर, अब ओनर किसे कहते हैं लॉ में, ओनर, अब ओनर का मतलब क्या होता है, ओनर इन रिलेशन टू प्लेस मीन्स एनी पर्सन हु इज एडमिनिस्ट्रेटिव हेड और otherwise responsible for the working और मेंटेनेंस ऑफ सच हॉस्पिटल और क्लिनिक। इसका मतलब था ओनर इन रिलेशन टू प्लेस, ऐसा मालक जिसका प्लेस हो, जिसकी जगह हो, मतलब एनी पर्सन हु इज एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, यानी कोई भी हॉस्पिटल का मालक हो, उसका हेड हो, यानी हॉस्पिटल का हेड हो, और अदरवाइज या तो रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्किंग और तमाम जो काम हो रहे हैं उसका रिस्पॉन्सिबल हो, जिम्मेदार हो, या तो फिर मेंटेनेंस ऑफ सच हॉस्पिटल, या पूरा हॉस्पिटल का मेंटेनेंस करता हो, देखभाल करता हो, वो ओनर कहलाता है। अब ओनर समझ में आ गया, ओनर किसे कहते हैं, प्लेस किसके कहते हैं। अब समझ में आ गया आपके, धीरे धीरे आपको एक एक बात समझनी होंगी, इत्मीनान से आप लेक्चर सुनिए जब भी समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में आने वाला ही नहीं आपके, क्योंकि ये जूरिस्प्रूडेंस है, ये जब आएगा एक बार आप देख लोगे तो समझ में आएगा। इट इज़ अ बिल्डिंग टेंट, बिल्डिंग टेंट होती है, यानी मतलब कि बिल्डिंग का टेंट होता है, क्या शामियाना जिसे कहते हैं आप, व्हीकल और वेसल और पार्ट ऑफ द यूज फॉर द एस्टेब्लिशमेंट और मेंटेनेंस देयर ऑफ हॉस्पिटल और क्लिनिक विच इज़ यूज्ड और इंटरनेट टू बी यूज फॉर द टर्मिनेशन ऑफ एनी प्रेगनेंसी। एक बिल्डिंग है जिसमें व्हीकल और वेसल्स यानी अपराटस यूज होते हैं, पार्ट ऑफ द यूज फॉर द एस्टेब्लिशमेंट यानी उसके कायम के लिए, मेंटेनेंस ऑफ देयर हॉस्पिटल, हॉस्पिटल को मेंटेनेंस के लिए, जो इलेक्ट्रिक बिल हो गया,
इंस्ट्रूमेंट हो गए, बहुत सारे एग्जामिनेशन टेबल हो गए, जितनी भी हॉस्पिटल में चीज़ें इस्तेमाल की जाती है वो टोटली मतलब प्लेस कहलाती है, या क्लिनिक विच इज यूज, जो इस्तेमाल किया जाए यूज या इंटरनेट फॉर के लिए टू बी यूज फॉर दी टर्मिनेशन ऑफ एनी प्रेगनेंसी, जो भी मतलब इस्तेमाल की जाती है वो प्लेस कहलाती है। ओके, एक हॉस्पिटल जो भी चीज़ें होती है वो टोटल प्लेस कहलाती है। शॉर्ट में बात समझने की बात है, कुछ बड़ी बात नहीं है। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ अब आ गए हैं मुद्दे पर। अब आपको समझाने का मसला ये था, सबसे ज़्यादा एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कौन से सर्कमस्टेंसेस में मतलब प्रेगनेंसी करना चाहिए, कौन से प्रेगनेंसी नहीं करना चाहिए। लेक्चर थोड़ा लॉन्ग होते जा रहा है, मैं ऐसा लेक्चर बना रहा हूँ ये सभी के काम आ जाए, जो चाहे स्टूडेंट न्यू हो या ओल्ड हो। ओके, सर्कमस्टेंसेस अंडर विच द प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेटेड बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, किस शक्ल में प्रेगनेंसी मतलब कि टर्मिनेट करना चाहिए, किस शक्ल में मतलब प्रेगनेंसी ऑपरेशन करना चाहिए, इसके ताल्लुक से ये बात की गई है। तो आपको मैं एक एक पॉइंट पढ़ के सुना देता हूँ, अच्छी समझिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर पेपर में पूछा गया। आपने एक बार याद कर लेना, इसको एक बार समझ लिया तो आपको याद हो जाएगा, रट जाएगा, आपको दिन में से उठते से याद हो जाएगा। आपको फर्ज है क्या, मैं एक ही चीज़ बताता हूँ। हमने इससे पहले बोला रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर किसको कहते हैं, जिसकी क्वालिफिकेशन मतलब कि एज पर 1956 के तहत हो, कानून के तहत हो। सेक्शन एच में लिखी हुई बात है, काय में, सब क्लॉज के अंदर। कौन से सेक्शन में, 2 में। आपको याद हो गए सेक्शन 2 याद हो गए, एच याद हो गए, सब क्लॉज के अंदर। अगर आप एग्जाम में बातें लिखती है तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा। ओके, अब आपको बता दो मेडिकल इसमें फर्स्ट कंडीशन में किस हालत में टर्मिनेशन करना चाहिए आपको। नेक्स्ट आता है, आप कोचगर की बुक्स पढ़ रहे होंगे तो उस पर से आप पढ़ सकते हैं। द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर में टर्मिनेट प्रेगनेंसी व्हेन इट इज नॉट मोर देन 12 वीक्स ओल्ड। द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर में टर्मिनेट कर सकता है व्हेन, कब कर सकता है, इट इज नॉट मोर देन 12 वीक्स। कब कर सकता है, 12 वीक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 12 वीक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट मैं 3 महीने के अंदर वो टर्मिनेट कर सकता है, यानी 12 हफ्ते के अंदर मतलब 3 मंथ्स के पहले वो टर्मिनेट कर सकता है, अबॉर्शन कर सकता है। आई बात ख्याल में आपकी इस हालत में वो कर सकता है। वीक्स ओल्ड एंड द मेडिकल प्रैक्टिशनर इज ऑफ द ओपिनियन फॉर्म इन अ गुड फेथ डेट, और उसने मेडिकल प्रैक्टिशनर का एक का ओपिनियन भी लेना चाहिए, राय भी लेना चाहिए इन गुड फेथ, यानी एक अच्छी नियत के साथ करना चाहिए। उसका ये कि भी नियत भी अच्छी होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि जानबूझ के कर ले रहा। आजकल प्रॉब्लम आ रहा है, लड़का लड़की, अगर लड़की है तो ऑपरेशन करवा लेते हैं, लड़का है तो रख लेते हैं, ऐसा बहुत बार होता है। लेकिन इसका शक्ल में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा करता है तो उससे भी इसके तहत ही मतलब की सज़ा होती है, 7 ईयर्स की सज़ा है। अगर कोई मतलब कि इलीगल प्रेगनेंसी मतलब कि अबॉर्ट करता है तो उसको सज़ा मिलती है। समझ में आ रही है बात, 7 साल की सज़ा है कम से कम। लड़की है तो अबॉर्ट कर देते हैं, लड़का है तो रख लेते हैं, ऐसा आपने सुना होगा। तो लेकिन उसकी भी वो रीज़न होना चाहिए क्यों ऐसा मतलब कि टर्मिनेट करे। ओके, आपको एक बात बता, गुड फेथ क्या रीज़न होना चाहिए। नंबर 1 ए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। इट इज़ अ कंटिन्यूअस would result into serious injury to the physical or mental health of the pregnant woman. It is a continuous result into, ऐसी मतलब सीरियस इंजरी, ऐसी वजहात की बिना पर आप प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर सकते हैं। क्या सीरियस इंजरी हो, जो प्रेगनेंसी है इसमें क्या लिखा, इट इज़ कंटिन्यूअस रिजल्ट इनटू सीरियस इंजरी टू द फिजिकल, यानी किसी लेडीज़ को वो अगर प्रेग्नेंट हो गई है, 12 हफ्ते से कम है और प्रेग्नेंट हो गई है, ऐसा लगता है कि फिजिकल इलनेस हो जाएंगी, उसको फिजिकल प्रॉब्लम आ जाएगा। अगर ये इसको बच्चा रख लेते हैं तो उस हालत में उसका अबॉर्शन करा लेना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन है मेंटल हेल्थ ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन्स। अगर वो ऐसा लगती है वो मेंटली हेल्थ नहीं है, मतलब मेंटली फिट नहीं है, कहने मतलब पागल है या लुनेटिक है, लुनेटिक मतलब पागल, लुनेटिक मतलब पागल है, ऐसी हालत में भी मतलब को उसको अबॉर्शन कर लेना चाहिए। समझ में आ रही बात ख्याल में आपके। ऐसे कभी कभार ऐसा हो जाता है क्या, हाँ, एक लेडीज है, शादी हुई और पागल हो गई है और बच्चा है 12 विद इन 12 वीक से पहले, तो इस हालत के अंदर, उस हालत में क्या करेंगे। जाहिर सी बात है अगर वो ज़्यादा दिन प्रेगनेंट से रहेंगी तो और ज़्यादा उसके हेल्थ को ख़राब होगा, मेंटली वो रहेंगी और अपने आप का नुकसान हो जाएगा, एक लेडीज़ का नुकसान हो जाएगा, हो सकता है वो उसका प्रॉब्लम आ जाए उसको मेजर।
तो इस हालत में क्या करेंगे अपन, क्या टर्मिनेशन कर देंगे। आ रही बात ख्याल में। बहुत आपने देखे होंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे लाइफ में देखे होंगे। क्या आपने शादी होने के बाद में कुछ लोग मतलब लूनेटिक पागल हो जाते हैं, क्या वो कुछ वजह पे हो जाते हैं, तो आपको उस हालत में आपको प्रेग्नेंट हो गई, अगर ऐसा मालूम हो गया सोनोग्राफी रिपोर्ट से 12 वीक से 20 से पहले टर्मिनेट कर लेना चाहिए। समझ में आ रही बात, यह है कानूनी बात है। सेकंड बात में क्या लिखी हुई है, सेकंड बी के अंदर आप देखिए, टू बी चाइल्ड टू बी बॉर्न वुड बी सीरियस हैंडीकैप ड्यू टू फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मलिटीज़, यानी खामियाँ। एबनॉर्मल मतलब कि गैर मामूली बहुत ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ें है बच्चे के अंदर। द चाइल्ड बी बॉर्न वुड बी सीरियसली, ऐसा लगता है बच्चा हैंडीकैप पैदा होने वाला है। जैसे कि सोनोग्राफी की रिपोर्ट निकलने के बाद अपने को मालूम हुआ 12 वीक से पहले बच्चे के हाथ पैर ही नहीं बने, बच्चा अपाहिज पैदा होने वाला है, और बच्चे अपाहिज पैदा होने वाले, इस हालत में क्या करेंगे, अपन प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर देंगे। 2 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए, आपको नींद में उठते से याद रहना चाहिए। पहली हालत कब, पहली कंडीशन क्या लेडीज़ क्या सीरियस इंजरी टू फिजिकल, हो सकता है फिजिकल इंजरी हो जाए उसको, अगर प्रेग्नेंट रहती है ज़्यादा में, अगर कंटिन्यू रखती है तो हो सकता है कि फिजिकल इंजरी हो जाए उसको, या कुछ प्रॉब्लम आ जाए, या तो फिर वो पागल हो जाए, मेंटली इलनेस में उसमें प्रॉब्लम आ जाए, तो इस हालत में टर्मिनेट करना चाहिए। सेकंड कंडीशन, हो सकता है बच्चा अपाहिज पैदा हो, या उसके दिमागी पेशेंट बन जाए आगे चलकर, या दिमाग नहीं बना हो पूरी तरह से, तो इस हालत में भी मतलब प्रेगनेंसी क्या कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट समझ में आ गया आपकी बात, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद कर लेना चाहिए। नेक्स्ट आता है सेक्शन 2, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर 2, पहला आपको याद होगा 12 वीक से पहले प्रेगनेंसी करना चाहिए। हाँ, क्या है सब क्लॉज के अंदर क्या बात लिखी हुई है, ARB के अंदर ए में लिखा हुआ है, क्या लेडीज़ को अगर कोई प्रॉब्लम आता है फिजिकल और मेंटली, तो प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर लेना चाहिए। नंबर 2, और चाइल्ड एबनॉर्मल पैदा होता है या हैंडीकैप पैदा होता है, टर्मिनेट कर लेना चाहिए। होगा, याद होगा हूँ, आप में समझता हो बात को। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ मैं। द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर में टर्मिनेट प्रेगनेंसी of it is more than 12 weeks but not more than 20 weeks। अब इसमें लिखा हुआ में टर्मिनेट में का वर्ड लिखा है, में का मतलब कर सकता, ये कानूनी बात है। में जब वर्ड आता है ना, इसका मतलब कर सकता है, ऐसा कंपलसरी वर्ड नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कानूनी चीज़ होती है, आपको समझना बड़ा मुश्किल है। में का मतलब होता है कर सकता। टर्मिनेट प्रेगनेंसी ऑफ इट इज़ मोर देन 12 वीक्स, 12 हफ्तों से ज़्यादा, और बट नॉट मोर देन 20 वीक्स, यानी 20 हफ्तों से कम होना चाहिए, यानी 4 महीने से भी कम। ओके, तो इस वो भी कर सकते हैं, लेकिन किस कंडीशन में, अब आगे कंडीशन बयान हो रही है, आप समझिए। इफ नॉट लेस देन 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर आर द ओपिनियन मेंशन इन वन अबव वेयर एनी प्रेग्नेंट इज एलिज्ड बाय द प्रेग्नेंट वुमेन हु हैव टू बीन कॉज्ड बाय रेप। तो इसमें लिखा हुआ है क्या, नंबर 1, इट इज़ नॉट लेस देन 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, 2 डॉक्टरों की सलाह लेना पड़ेगा उसको, 2 जो MBBS MD गायनिकोलॉजी जो रहेंगे उनकी सलाह लेना पड़ेगा, उस कंडीशन में वो टर्मिनेट करेंगे। पहले हाँ, मेंशन इन ए, मेंशन 1 में क्या बात लिखी हुई थी, ये तो जो आपको बता रहा ARB की कंडीशन में कर सकता है। नंबर 2, आगे बात हमने ARB की कंडीशन आपको समझ में आ गई होंगी, ARB मैंने अच्छी समझा आपको। एंड वेयर एनी प्रेगनेंसी इज अलेज बाय, यानी इल्ज़ाम लगाती है या फिर कुछ प्रॉब्लम आता है अलेज्ड बाय प्रेग्नेंट वुमेन टू हैव बीन कॉज्ड बाय रेप, या किसी लेडी के साथ रेप हो गया है, अचानक रेप हो गया है, वो प्रेग्नेंट हो गई है और उसको पता ही नहीं, वो पागल थी या कोई तरह का पता ही नहीं चलता है ना प्रेग्नेंट होने के बाद भी, और उसको 12 हफ्ते से ज़्यादा हो गए, 20 हफ्ते से कम हो गए, तो उस हालत में भी क्या करेंगे, उस हालत में भी वो प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर देंगे। लेकिन कब करेंगे, एक डॉक्टर 2 डॉक्टरों की सलाह लेंगे, मतलब 3 डॉक्टर हो गए कहने का मतलब, समझ रहे हो। और हर हस्बैंड फॉर द पर्पज ऑफ फैमिली प्लानिंग, सेकंड पर है उसका हस्बैंड मतलब कि ये सोच रहा है कि फैमिली प्लानिंग कर दिया जाए, यानी मतलब कि बच्चों को ऑपरेशन कर दिया जाए। फैमिली प्लानिंग मतलब बच्चों को ऑपरेशन कर देना, यानी बच्चे इसके हम इससे ज़्यादा बच्चे नहीं चाहिए, हम बंद कर दे रहे हैं, तो उसे कहते हैं फैमिली प्लानिंग कर दिया जाए। तो उस हालत में भी मतलब आप प्रेगनेंसी पर टर्मिनेट कर सकते हैं। आ रही बात कम, पहली हालत में अब इस पहली हालत कौन सी, रेप की शक्ल, अगर किसी का रेप हो गया है तो प्रेगनेंसी टर्मिनेट करनी है। सेकंड हालत में अगर किसी का शोहर ये कहता है कि हम फैमिली प्लानिंग कर देना चाहिए, हमें इससे ज़्यादा बच्चे नहीं चाहिए, तो उस हालत में आप टर्मिनेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या आता है, इट मे बी परज्यूम
ये फ़र्ज कर सकते हैं टू कंस्टिट्यूट ग्रेव इंजरी टू द मेंटल हेल्थ ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन। ये प्रेज्यूम ये सोच सकते हैं कंस्टिट्यूट ये बनाता है ग्रेव इंजरी। ग्रेव मतलब बहुत ज़्यादा संजीदा इंजरी एंड बहुत ज़्यादा गंभीर मतलब कि इंजरी मतलब कि इंजरी मतलब बहुत ज़्यादा हिलने जा सकता है, प्रॉब्लम आ सकता है इंजरी टू दी प्रेग्नेंट वुमेन। तो उस हालत के अंदर भी आप प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर सकते हैं। ऐसा लगता है फॉर एग्जांपल किसी लेडीज़ है बहुत ज़्यादा ऐसा बहुत सारी ऐसी लेडीज़ है जिसकी शुगर की पेशेंट है और वो प्रेग्नेंट हो गई है और ऐसा लगता है कि वो बच्चा क्या अगर ये शुगर की पेशेंट है, बीपी बहुत ज़्यादा हाई इसका बढ़ते चली आ रहा है और बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इस हालत के अंदर बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसकी हालत यानी हो सकता है इसकी मौत वाक़या हो जाए, तो उस हालत में प्रेगनेंसी मतलब कि टर्मिनेट कर लेना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। आप बढ़ते हैं हम आगे। टू डिटरमाइन द वेदर कंटिन्यूएंस ऑफ द प्रेग्नेंट वुड रिजल्ट इनटू ग्रेव इंजरी टू द फिजिकल, या तो फिजिकल हो सकता है फिजिकल उसके हाथ पैर का लड़खड़ाते हो और प्रेग्नेंट होने के बाद में हो सकता है प्रॉब्लम आ जाए उसके हाथ पैरों के अंदर। मेंटल हो सकता है वो पागल हो जाए या पागल हो चुकी हो। द प्रेग्नेंट वुमेन एक्चुअल या रीजनेबल फोर्सिबल इन्वायरमेंट में भी टेकन इनटू कंसिडरेशन। ऐसा आपको रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए इसके ताल्लुक से। ऐसा नहीं है क्या चलो उठो कोई भी ग्राउंड पर आप प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर लीजिए, उसका बहुत ज़्यादा रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए। ऐसा नहीं कभी भी कर सकते, आपकी मर्जी आए तो कर लो, नहीं ऐसा नहीं, उसका बहुत ज़्यादा रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए, वजवाद होना चाहिए, समझ लो एक्चुअल होना चाहिए, हकीकी वजह होना चाहिए। ऐसा नहीं कि झूठी वजह ये कर दे रहे हैं आप। ओके, ये बात मैंने सेकंड नंबर पॉइंट अच्छी समझा दे और समझ में आ गया होगा। पहली कंडीशन आपको बताया मैंने, क्या पहली कंडीशन क्या हो जाए, अगर नंबर 1 में जो बयान की गई वो, सेकंड रेप होगा वो, थर्ड कंडीशन बहुत ज़्यादा इलनेस अगर मेंटली हेल्थ होती है उसकी, थर्ड में एक्चुअल ग्राउंड होना चाहिए और फैमिली प्लानिंग होना चाहिए। समझ में आ रही है। अब पॉइंट थर्ड पर आते हैं हम। पॉइंट थर्ड क्या कहता है, द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर में टर्मिनेट प्रेगनेंसी ऑफ अ वुमेन ऑफ 18 years of age or more with her written consent। द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर टर्मिनेट कर सकते हैं प्रेगनेंसी ऑफ अ वुमेन की जिसकी एज 18 साल तक हो चुकी हो। अगर ऐसा लगता है जिसकी 18 साल से एज हो चुकी है तो वो कर सकता है, या मोर विद हर रिटर्न कंसर्ट, उसके रिटर्न कंसर्ट लेने चाहिए, उसकी इजाज़तनामे से वो कर सकता है कुछ कंडीशन की वजह से। अब हो सकता है इसमें लिखी हुई बात यह है कि ऐसी वजह है जो जिसकी वजह से मेडिकल प्रैक्टिशनर को ऐसा लगता है कि रेमेडी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अगर जिसके 7वां महीना हो चुका है तो वो कर सकता है, प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि 8वें महीने के बाद में प्रेगनेंसी आप 8वां महीना हो चुका है, 9वां महीना शुरू है किसी को, तो 9वें महीने के अंदर ऐसा लगता है कि आप प्रेगनेंसी करना चाहिए तो कर ले सकता है। अगर उसको 18 साल की इससे एज अबव है तो उसका कंसर्ट लो, अगर नहीं है तो फिर उसके माँ बाप का लगेगा। ओके, इसमें आगे आएंगे आप। द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर में टर्मिनेट प्रेगनेंसी ऑफ अ वुमेन हु इज लेस देन 18 years ऑफ एज। अगर उसके अगर रजिस्टर्ड मेडिकल पेटिशन टर्मिनेट कर सकता है अगर उसकी एज लेस देन 18 साल से कम है, तो क्या कर सकता है, हुज अटेन एज ऑफ द 18 years एज इट इज़ अ लुनेटिक, या तो लुनेटिक या पागल हो तो विद रिटर्न कंसर्ट ऑफ द हर गार्जियन, उसके गार्जियन की इजाज़तनामे से करेगा। अगर किसी लेडी से बहुत बारे में कैसा होता है, कानून 1900 कब पास किया गया था, 1901। अब कानून 21 साल की उम्र की शादी किया है, पहले तो 16-17 साल की उम्र में शादी हुआ करती थी ना। ये 1971 में पास हुआ था कानून, उस ज़माने में कानून लिखा हुआ है। अब तो 21 साल 18 साल की उम्र की शादी हो रही है। ओके, तो इस करके आपको समझना पड़ेगा। तो हाँ, अगर उसके 18 साल से कम एज है किसी लड़की की तो उस हालत में क्या होना, उसके माँ बाप की कंसर्ट लगेंगे। कंसर्ट मतलब परमिशन लगेंगी, यानी हर गार्जियन की उसकी परमिशन लगेंगी। कंसर्ट में परमिशन बोलते हैं इसको, एक ज़बान के अंदर। लुनेटिक मतलब पागल। ओके, समझ में आगे बात है। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने अच्छे से समझा दिया, इंशाल्लाह समझ में आ गया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, और जो इसमें मैंने कॉल करने को कहा है वो मैं कॉल करके पूछ सकते हैं, ताकि मैं ये बोल सकूँ कि आपको ये बात समझ में नहीं आई तो डबल मैं इंशाल्लाह समझा दूंगा। ओके, अब एक एक चीज़ तो मैं समझा दे रहा हूँ। नेक्स्ट आता है हमारी एक डेफिनेशन रह गई थी, वो बता देता हूँ मैं आपको। ये तो माइनर आपको मैं समझा दिया हो शायद,
समझा दो। अ पर्सन हु अंडर द प्रोविजन ऑफ द इंडियन मेजोरिटी एक्ट, ये इंडियन मेजोरिटी एक्ट है 1975 पास हुआ, इट इज टू बी डीम टू नॉट बी अटेन द हिज मेजोरिटी। इसका मतलब ये होता है क्या माइनर ऐसा पर्सन जो अंडर द प्रोविजन ऑफ द इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 टू बी डीम्ड, समझा जाता है नॉट अटेन हिज मेजोरिटी, उसका एज के तक मतलब को बालिग नहीं पहुंचा है तो माइनर कहलाएगा। ये एक्ट के तहत, ये एक्ट में ये बात लिखी हुई है, अगर कोई इंसान 18 साल का नहीं हुआ है या मेजोरिटी का बालिग नहीं बना है ये एक्ट के तहत तो वो बालिग समझा जाएगा। ओके, बस इतनी बात लिखी हुई, ज़्यादा कुछ नहीं। ये नाबालिग के ताल्लुक से एक एक्ट को पास किया गया था, इस एक्ट का नाम है इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875। कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो पढ़ लीजिए आप। नेक्स्ट आता है एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। आपको एक्सपीरियंस ट्रेनिंग से पहले मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ, इसके जो एग्ज़ाम में जो पूछे गए ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट ये भी बोल दूँगा, आपको फटाफट सुना दूँगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है क्या क्या नहीं है, ये ऑफेंसेस क्या है, पेनल्टीज और क्या होता है। ओके, द termination of pregnancy by person who is not a registered medical practitioner shall be offence punishable under the medical Indian Penal Code यानी IPC। इन्होंने लिखा है द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बाय पर्सन हु इज़ नॉट अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो डॉक्टर नहीं है तो प्रैक्टिशनर शैल बी ऑफेंस, उसका ऑफेंस जो जुर्म है, उसका जो गुनाह है वो पनिशेबल, यानी उसको सज़ा दी जाएंगी अंडर किसके तहत, IPC के तहत, जिसे कहते नहीं हाँ इंडियन पेनल कोड के थ्रू सज़ा दी जाएंगी उसको। ओके, समझ में आ गया। अगर कोई डॉक्टर नहीं है, अगर विदाउट डॉक्टर अगर करता है तो उसको ये इसके तहत सज़ा दी जाएंगी। आपको मैं बता दूंगा कौन एक्चुअल में कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है प्रेगनेंसी। ओके, तो इंडियन मेडिकल प्रैक्टिशनर का अगर कोई MD गायनिक नहीं है, अगर वो करता है और अगर उस पर एलिजिबिलिटी डिग्री नहीं है तो अगर वो कर लेता है तो उसको सज़ा दी जाएगी। किसके तहत, IPC के थ्रू। आज की 7 साल है कम से कम सज़ा। एक हमारे बता दूंगा बुक्स के अंदर आपको मैं, एनी पर्सन हु विलफुली कंट्रोवेंसेस, यानी जानबूझ के ऐसा मतलब खिलाफ वर्जी करता है कानून तोड़ने की, और विलफुली फेल टू यानी नाकामयाब होता है टू कंप्लाई विद दी requirement of any regulation made by state government, he is punishable with fine up to 1000 rupees। इसमें लिखा हुआ है क्या कोई भी इंसान कानून वर्जी करता है, कानून की खिलाफ वर्जी करता है या गवर्नमेंट के कानून को नहीं मानता है और जो गवर्नमेंट ने कानून बैन रेगुलेशन स्टेट गवर्नमेंट दिया गया उसको मतलब कि अमल नहीं करता है, उन्हें प्रेगनेंसी नहीं करना चाहिए, तो उस दौरान भी उसको कितना फाइन भरना पड़ेगा, 1000 रुपीज़ भरना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट आता है नो सूट। एंड नो सूट मतलब किसी पर हम सूट का मतलब ये होता है दावा नहीं कर सकते, किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, कोर्ट में नहीं जा सकते। किस पर, आप ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझ लीजिए। नो सूट और अदर लीगल प्रोसीडिंग बोले थे मुकदमा, ये भी शुरू मतलब मुकदमा समझ ली। हाँ, लीगल प्रोसीडिंग नहीं, शैल बी लाई इन अगेंस्ट के खिलाफ, अगेंस्ट मतलब के खिलाफ, एनी रजिस्टर्ड अगेंस्ट एनी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर फॉर एनी डैमेज या डैमेज कॉज बाय डैमेज कॉज्ड और लाइकली टू बी कॉज्ड बाय एनीथिंग विच इज इन गुड फेथ और इंटेंडेड टू बी डन अंडर दिस एक्ट। इसमें लिखा है, आप पढ़ के सुना देता हूँ। नो सूट, आप कोई मुकदमा कोई उसके खिलाफ नहीं डाल सकते। अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल बी अगेंस्ट के खिलाफ एनी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, डॉक्टर के खिलाफ, फॉर एनी डैमेज, अगर प्रेगनेंसी के टर्मिनेशन के दौरान अगर किसी का मतलब कि प्रॉब्लम आ जाता है टाके तो या कोई तरह के वो डैमेज कर देता है, आपका ऑपरेशन फेल कर देता है, या किसी का मतलब कि मौत वाक़या हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, और कॉज लाइक टू बी कॉज बाय एनीथिंग, कुछ भी विच इज़ टू बी गुड फाइथ, क्योंकि डॉक्टर का इरादा गुड फाइथ नेक नियत ही थी, उसको बचाने की नियत थी ताकि वो बच जाए पेशेंट, लेकिन गलती से क्या होता है या तो फिर उसको मरने का था ऑपरेशन के दौरान तो वो मर जाता है, तो उस हालत में आप उस पर क्लेम नहीं कर सकते, डन एंड कर सकते। इंटेंडेड टू
अंडर दिस एक्ट, ये एक्ट के थ्रू आप उस पर क्लेम नहीं कर सकते, कोई प्रोसीडिंग कानून नहीं लड़ सकते हैं। समझ में आ रही बात? अगर डॉक्टर के आपने सुना होगा कि प्रेगनेंसी के मतलब डिलीवरी के दौरान कोई लेडीज़ की मौत वाक़या हो गई है, तो इस हालत में आप नहीं लड़ सकते हैं। ओके, लेकिन मैं आपको कानून की बात बताऊँ, अगर किसी के नेग्लिजेंसी की वजह से मौत वाक़या हो जाती है तो आप लड़ सकते हैं। ओके, आपको बताऊँगा, ये तो बात आपको बहुत लंबा टॉपिक्स है। आप हमारे सर ने जो पेनल्टीज लिखी है वो भी बता देता हूँ मैं। आप ये नोट्स में की भी लिख सकते हैं। इसमें लिखा है टर्मिनेट ऑफ प्रेगनेंसी बाय पर्सन हु इज नॉट अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ऐसा पर्सन जो मतलब के रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर नहीं है, तो क्या है, नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग, नॉट नहीं बल्कि इन इंडियन पेनल कोड एनी पर्सन हु इज नॉट रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर अंडर टर्मिनेट प्रेगनेंसी शैल बी पनिशेबल विद द रिगरस इम्प्रिजमेंट एंड बहुत सारे रिगरस इम्प्रिजमेंट एंड जेल, इम्प्रिजमेंट मतलब कैद फॉर दी 2 years to 7 years। यानी ऐसा पर्सन जिसने मतलब कि प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर दिया और जो डॉक्टर नहीं है तो उसको कम से कम 2 साल और ज़्यादा 7 साल की सज़ा हो सकती है। आ रही बात कल में। नेक्स्ट बी में क्या लिखा है, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एट एनी अदर प्लेस टू अदर देन प्रोवाइडेड अंडर दी एक्ट। आपको मैं बता दूंगा कौन कौन से मतलब प्लेस मतलब कि पर करना चाहिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वही है हमारा, अगर कोई हॉस्पिटल में नहीं करता है, ऐसे किसी भी घर पर जाके कोई भी इंसान कर लेता है तो उस कंडीशन में भी उसको सज़ा होंगी। ओके, दो दे एनी पर्सन हु इज टर्मिनेट प्रेगनेंसी इन प्लेस अदर देन दैट मेंशन अंडर द एक्ट, जो प्लेस अंडर मतलब एक्ट के अंदर जो प्लेस बैन की गई है, अगर वो उसके अलावा करते हैं, यानी हॉस्पिटल के अलावा जो दूसरी जगह करते हैं तो उसको भी सज़ा हो जाएंगी, पनिशेबल विद दी रिगरस पनिशमेंट फॉर द 2 years to से सबको 2 से 7 साल ही है, तो कुछ खास बात नहीं है। ओनर ऑफ द प्लेस, ओनर ऑफ द प्लेस यानी जो प्लेस का मालक को क्या करना चाहिए ना, जो प्लेस का मालक है। एनी पर्सन हु ओनर ऑफ द प्लेस विच इज़ नॉट अप्रूव्ड अंडर द एक्ट, अगर आपने हॉस्पिटल खोला है और वो अप्रूव नहीं है गवर्नमेंट के थ्रू, यानी हॉस्पिटल खोलने के लिए परमिशन लगती है और विदाउट परमिशन आपने हॉस्पिटल खोल लिया और प्रेगनेंसी मतलब कि डन कर दिया टर्मिनेट, तो उस हालत में भी आपको सज़ा हो सकती है। ठीक है, अंडर दिस अलाउ टू use the said premises for the termination of pregnancy shall be punishable with rigorous to imprisonment for the 2 years to 7 years। अगर किसी ने हॉस्पिटल खोल लिया और उसने परमिशन नहीं लिया गवर्नमेंट से ताकि हॉस्पिटल कैसा हो क्या, तो उस हालत में भी वो क्या होगा, उसको सज़ा हो जाएंगी ओनर को, उसका जो ओनर रहेगा। तो ओनर का आप सोच रहे होंगे ओनर टू प्लेस, यानी बहुत सारे लोगों ने आपने ये देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने हॉस्पिटल खोला है ना, ओपन किया है, वो उसके मालक है, लेकिन और डॉक्टर को उन्होंने एज ए एम्प्लॉइज तौर पर रखा है, तो डॉक्टर को भी सज़ा होंगी और उनके मालक को भी सज़ा होंगी। ओके, ये समझ में आ रही बात। अब मैं आपको बता दूँ प्लेस किसे कहते हैं और जो मेडिकल पेशेंट की कौन होते हैं। ओके, अब प्रेगनेंसी कौन कर सकता है, अब प्रेगनेंसी कौन कर सकता है, उसमें क्या एबिलिटी होना चाहिए। आप इतने लेक्चर सुन रहे थे भाई, आरएमपी कौन होता है, आरएमपी कौन होता है ना। अब आरएमपी रियलिटी कौन है और प्रेगनेंसी कौन अटेंड कर सकता है, आपने ये तो समझ में आ गया आपका पहला पेज। ओ नो, आप दूसरे पेज पर जाते हैं अपन, एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेनिंग। ये आपको पढ़ना, आपने ये पूरा लेक्चर देखना 1 से 2 से 3 बार देखिए, क्योंकि एक बार आपको समझ में कुछ ही नहीं आएगा, एक बार देखने से नहीं आता लेक्चर इस, क्योंकि लैंग्वेज हार्ड है और समझाना बड़ा मुश्किल पड़ता है, फिर भी आपको मैं एक ही चीज़ करके समझा रहा हूँ। The medical termination of pregnancy rule 1972 prescribe the experience or training in the gynecology obstetrics that registered medical practitioner should have to terminate any pregnancy। इसमें लिखा है practitioner rule 1975 के अंदर जो प्रिस्क्राइब किया गया, ये रूल है प्रिस्क्राइब किया गया। एक्सपीरियंस होना चाहिए, तजुर्बा होना चाहिए, ट्रेनिंग होना चाहिए। किसकी ट्रेनिंग, कायमी ट्रेनिंग होनी चाहिए, गायनेकोलॉजी है ना, जो औरतों के डॉक्टर होते हैं उनकी ट्रेनिंग उसको देना चाहिए। ओके, नहीं ऑब्स्टिक यानी गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टिक एक ही वर्ड है, दोनों के भी एक ही मीनिंग निकलता है। औरतों के डॉक्टर यानी मतलब लेडीज़ के डॉक्टर, खवातीन के डॉक्टर्स, ओके, महिलाओं के डॉक्टर। डेट मेडिकल प्रैक्टिशनर शुड हैव टू टर्मिनेट, वो प्रेगनेंसी कर सकता है, किसकी शक्ल में कर सकता है, कौन से रूल है उसके, आप 1 by 1 समझते हैं क्या रूल है उसके, देख लीजिए, समझ लीजिए आप। मेडिकल प्रैक्टिशनर रजिस्टर इन स्टेट मेडिकल रजिस्टर immediately before the commencement of the act should have not less than 3 year experience
इन दी प्रैक्टिस ऑफ गायनेकोलॉजी ऑब्स्टिक, इसमें लिखा हुआ है ऐसा प्रैक्टिशनर जो इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, यानी 1971 से पहले का जो एक्ट था, अगर उससे पहले उसने 3 साल तक के प्रैक्टिस करा हो, कि एक्सपीरियंस लिया हो काय में, गायनेकोलॉजी ने महिला खवातीन के डॉक्टर के अंडर उन्हें प्रैक्टिस किया हो, तो वो प्रेगनेंसी कर सकता है। कब की बात? 1971 से पहले की बात शुरू हो रही है। समझ आ रही है? जुमले का मतलब ये होता है, यानी किसी ने 1971 से पहले किसी ने ये करा होगा। ये पुरानी है एक्चुअल में, कैट के मुताबिक बात की जा रही है। 1971 से पहले किसी ने 3 साल तक की प्रैक्टिस करा हो किसके अंडरटेकिंग में, गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक, तो वो प्रेगनेंसी कर सकता है। ओके, कमेंसमेंट बिफोर एक्ट के लिखा हुआ है, कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट लिखा हुआ है, यानी 1971 में पास कानून हुआ तो उससे पहले की बात शुरू है। अब आती है प्रेजेंट की बात, देख लीजिए आप। ओके, a medical practitioner registered in a state medical register on or after date of the commencement can be terminate pregnancy। इसमें जुमले का मतलब होता है एनी मेडिकल रजिस्टर जो फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर है, नीट का एग्जाम देता है, नीट एग्जाम देने के बाद में 5 साल एमबीबीएस डिग्री कंप्लीट करता है। एमबीबीएस डिग्री कंप्लीट करने के बाद में वो क्या करता है, वो रजिस्ट्रेशन करेगा। काय में? डॉक्टर बनने के लिए उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। कहाँ पर करना पड़ेगा? मेडिकल काउंसिल में, MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर। फिर जो रजिस्ट्रेशन करेगा वो रजिस्टर में उसका नाम लिखा जाएगा कि डॉक्टर हो गया, फिर उसको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, उसको कहते हैं मेडिकल, उसको कहते हैं डॉक्टर। ओके, आज जिस रजिस्टर में उसका नाम लिखा जाता है उसको मेडिकल रजिस्टर कहते हैं। कहाँ लिखा जाता है? MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर। ओके, ये स्टेट काउंसिल भी होती है, इनकी मेडिकल स्टेट काउंसिल भी होती है, वहाँ पर भी नाम लिखा जाता है। ओके, आप कौन कौन कर सकते हैं आपको बता दिया मैंने, खास करके डॉक्टर कौन होते हैं। तो आफ्टर डेट ऑफ द कॉन्समेंट टर्मिनेट प्रेगनेंसी, वो प्रेगनेंसी कर सकता है, डॉक्टर बनने के बाद में कर सकता है। उसका नाम काय में होना चाहिए? मेडिकल रजिस्टर में होना चाहिए, जो MCA का डॉक्टर बनने के बाद होता है। ओके, आप कौन कौन लोग कर सकते हैं? इट इज हैज़ कंप्लीटेड 6 months ऑफ हाउस सर्जेंसी इन गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टिक। उसने क्या करना चाहिए? 6 मंथ की मतलब ट्रेनिंग लेना चाहिए किसके? सर्जेंसी, यानी किसी सर्जन के हाथ नीचे वर्क करना चाहिए, जो गायनेकोलॉजी ऑब्स्टिक में प्रैक्टिस करता हो। एंड जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं ना, MD और MS, उनके हाथ नीचे उन्हें कम से कम 6 महीने वर्क करना चाहिए। कब? MBBS होने के बाद में उन्हें DGO के अंदर MD के बाद में उन्हें कितने मतलब प्रैक्टिस करना चाहिए? 6 मंथ करना चाहिए। आ रही बात ख्याल में? ऐसा नहीं डॉक्टर बनते से ऑपरेशन कर लेना चाहिए, ऐसा नहीं रहता है। ओके, सबसे पहले डॉक्टर बनेगा, रजिस्टर अपना रजिस्ट्रेशन करेगा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद प्रैक्टिस करेगा। फिर नेक्स्ट कंडीशन क्या है इसकी? इट हैज़ एक्सपीरियंस एट एनी हॉस्पिटल, यानी कोई भी हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस ले सकता है फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 1 year इन दी प्रैक्टिस ऑफ ऑब्स्टिक एंड गायनेकोलॉजी। या दूसरी कंडीशन क्या है? उसने एक्सपीरियंस एनी हॉस्पिटल फॉर द पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 1 साल से कम से कम 1 साल तक के उसने प्रैक्टिस करना चाहिए। नॉट लेस देन 1 year इन दी डेट प्रैक्टिस ऑफ द ऑब्स्टिक एंड गायनेकोलॉजी। जो MD और MS होते हैं ना, उनके हाथ में से 1 साल तक के उन्हें प्रैक्टिस करना चाहिए, उसके बाद में वो प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर सकता है। ओके, समझ में आ रही बात? थर्ड पॉइंट क्या है? if he has a assist register medical practitioner in the performance of 25 case or medical terminate of a pregnancy in the hospital is specialized or maintain or training institute approved by the government for this पर्पज। इसमें का इट असिस्ट, उन्हें असिस्ट मदद करना चाहिए, साथ में रहने रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर जो उसके साथ में जो को होते हैं ना, जैसे 5 डॉक्टर रहते हैं, 5 डॉक्टर में से उसने जो भी डॉक्टर उसमें मतलब ऑपरेशन करने जाते हैं वो मदद करना चाहिए, देखना चाहिए कैसा ऑपरेशन होता है। कम से कम इन दी परफॉर्मेंस ऑफ दी 25 केस, कितने केसेस मतलब अंडर करना चाहिए उन्हें? 25 प्रेगनेंसी उसके हाथ मतलब हो जाना चाहिए, किसके सुपरविजन में? उसके सीनियर के सुपरविजन में। जो MD और MS की सुपरविजन 25 होना चाहिए कम से कम, तो उस हालत में वो मैंने प्रेगनेंसी कर सकता है। समझ में आ रही बात? यानी 25 भी अगर उस सबसे पहले 6 मंथ की ट्रेनिंग लेना चाहिए, अगर नहीं करता है तो उसका सेकंड क्या है, क्या कम से कम 1 साल से कम की ट्रेनिंग लेना चाहिए। बाद में अगर ये भी नहीं रहता, थर्ड कंडीशन क्या है कि कम से कम 25 केस होना चाहिए, 25 केसेस। ओके, नेक्स्ट कंडीशन पढ़ लेते हैं। In case of registered medical practitioner who hold postgraduate degree
और डिप्लोमा इन गायनेको एंड ऑब्स्टिक और एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग गेन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सच डिग्री डिप्लोमा इन कंसिडर। इसमें लिखा हुआ है क्या, एक एमबीबीएस डॉक्टर है, एमबीबीएस डॉक्टर बनने के बाद में वो एमडी करेगा, एमडी करने के दौरान उसने प्रेगनेंसी अगर वो करते रहा एमडी 3 साल का है, 3 साल तक वो प्रेगनेंसी अगर करेगा तो फिर उस और एमडी होते से वो प्रेगनेंसी मतलब कि टर्मिनेट कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 साल तक प्रैक्टिस होगी ना उसकी। और फिर बाद में या तो डिप्लोमा, जो आपने डीजीओ सुनूंगा, डीजीओ ये भी मतलब कि गायनेकोलॉजी का डिप्लोमा है। अगर वो 2 साल का डिप्लोमा हासिल कर लेता है एमबीबीएस बनने के बाद में या एमडी कर लेता है और उसके बाद प्रेगनेंसी कर सकता है। ओके, समझ में आ रही बात? शॉर्ट में बात ये समझिए आप, एमडी गायनेकोलॉजी प्रेगनेंसी कर सकते हैं। आगे भी ये एक लाइन में हो गया आपका जुमलों का मतलब। ये एमएस कर सकता है, जो एमएस गायनेकोलॉजी है, बाकी लोग नहीं कर सकते। ये बात समझ लीजिए आप, शॉर्ट में जुमले का मतलब ये हो। आप ये ख्याल में ये आ गया प्रेगनेंसी कौन कर सकता है, नहीं कौन नहीं कर सकता है। आपने देखा एमबीबीएस रहना चाहिए, एमबीबीएस होने के बाद में उसमें कम से कम 6 महीने या 1 साल प्रैक्टिस करना चाहिए। हाँ, आप प्लेस कैसा होना चाहिए इसका आप समझ लीजिए। आप प्लेस भी छोटा सा, ये ज़्यादा टेंशन नहीं। हॉस्पिटल कैसा होना चाहिए मतलब ये हो रहा है आप कोई भी एक गायनेकोलॉजी जहाँ पर प्रेगनेंसी टर्मिनल ऑपरेशन होता है वो हॉस्पिटल समझ लीजिए आप जहन में वो रख लीजिए बात को। ओके, तो पूरा ख्याल में आ जाएगा हॉस्पिटल ऐसा ऐसा होता है। ओके, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, समझ में आ जाएगा। द प्लेस फॉर द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी शैल बी अप्रूव्ड बाय ऑन लीव the government is satisfied that the termination of pregnancy may be done there under the safe and hygienic condition and सबसे पहले हॉस्पिटल ने क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट से परमिशन लेना चाहिए और गवर्नमेंट ने इंस्पेक्शन करना चाहिए और सर्टिफिकेशन मिलना चाहिए कि हॉस्पिटल है, इसमें सारी कंडीशन अवेलेबल है, हाइजीनिक कंडीशन है और सेफ है, यहाँ पर कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा, राइज नहीं होगा, कोई तरह का मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इस हालत में वो मतलब वो अप्रूव्ड हॉस्पिटल में आप प्रेगनेंसी कर सकते हैं। आगे बात कल में अब फॉलोइंग फैसिलिटी आर प्रोवाइडेड, क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड होनी चाहिए। एंड ऑपरेशन टेबल होना चाहिए वहाँ पर, एंड इंस्ट्रूमेंट फॉर द परफॉर्मिंग अब्डोमिनल और गायनेकोलॉजिकल सर्जरी, वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट भी होना चाहिए और परफॉर्मिंग अब्डोमिनल और गायनेकोलॉजिकल सर्जरी भी होना चाहिए। ओके, अनेस्थेटिक इक्विपमेंट होना चाहिए, बेहोशी की चीज़ें होना चाहिए, रेसिटोएशन इक्विपमेंट जो भी बेहोशी के औजार मतलब कि एपरेटस लगते हैं, आलात लगते हैं वो होना चाहिए, स्टरलाइजेशन इक्विपमेंट होना चाहिए, ऑटोकोल वगैरह नाम सुनाऊंगा वो होना चाहिए, आपने फार्मास्यूटिक में पढ़ा होगा, ऑटोकोल वगैरह होना चाहिए स्टरलाइजेशन करने के लिए। डक्स एंड पेरेंटल फ्लूइड फॉर द इमरजेंसी यूज़, और इमरजेंसी में जो भी डक्स वगैरह हो वो हॉस्पिटल में अवेलेबल होना चाहिए, दस्याब होना चाहिए, जब भी वो हॉस्पिटल अप्रूव रहेगा सही रहेगा। नहीं पेरेंटल फ्लूइड यानी इंजेक्शन इंजेक्टेबल सारी चीज़ होना चाहिए, इमरजेंसी मेडिसिन होना चाहिए, एंटीबायोटिक होना चाहिए, तमाम चीज़ होना चाहिए, यानी बहुत सारे मैक्सिमम चीज़ होना चाहिए वहाँ पर। नेक्स्ट आता है मेंटेनेंस ऑफ द एडमिशन रजिस्टर, ये ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रेगुलेशन 1975 प्रोवाइड द मेंटेनेंस एंड दी एडमिशन रजिस्टर, इसमें जो डिलीवरी होती है ना उसका रजिस्टर मेंटेन करना, एंड डिलीवरी के बाद में आपने देखा होगा बच्चे का नाम लिखते हैं, रजिस्टर एक मेंटेन रखता है, आपको जन्म दाखिला मिलता है, उसके ताल्लुक से बात हो रही है भाई, कुछ खास बात नहीं है, आप समझ लीजिए। द हेड ऑफ द हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल का मालक है या ओनर ऑफ द अप्रूव्ड बाय द प्लेस शुड बी मेंटेन अ रजिस्टर इन अ प्रिस्क्राइब फ्रॉम दी एडमिशन ऑफ वुमेन फॉर दी टर्मिनेशन ऑफ द देयर प्रेगनेंसी। सबसे पहले रजिस्टर मेंटेन रखना चाहिए, उन्हें कितनी प्रेगनेंसी हो रही है, इसमें कितने बच्चे डिलीवरी हुई, कितने बच्चों की हुई है, मेल कितने थे फीमेल कितने हो, एक रजिस्टर मेंटेन रखना चाहिए, उन्होंने सारों का नाम होना चाहिए, रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए। ओके, द सीरियल शुड बी गिवन टू बी एंट्री इन दी एडमिशन रजिस्टर होना चाहिए। फ्रेश सीरियल नंबर शुड बी गिवन टू ईच कैलेंडर, हमेशा फ्रेश नंबर, हर साल का नया नंबर आना चाहिए उसके अंदर। ओके, ये बात लिखी हुई है, बहुत ज़्यादा मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। द सीरियल नंबर ऑफ द पर्टिकुलर ईयर शुड बी डिजिंग फ्रॉम द सीरियल नंबर ऑफ द अदर, यानी हर साल का न्यू होना चाहिए, मतलब ये हो रहा जुमले का मतलब, ज़्यादा हार्ड नहीं है। एग्जाम्पल दिया सीरियल नंबर 7 ऑफ द 1987, द सीरियल नंबर इस तरह से उन्हें लिखना चाहिए। ऑफ द 1988, हाँ 7 का 7/1 लिखना, 7 का 88 ऐसा लिखा हुआ होना चाहिए, ज़्यादा हार्ड जुमला नहीं है, इतना पढ़ा भी नहीं है। द एडमिनिस्टर इज सीक्रेट डॉक्यूमेंट, सीक्रेट डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं क्या पूरे पब्लिक को बोल दिया जाए, न्यूज़पेपर बना दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, सीक्रेट डॉक्यूमेंट होना चाहिए। द डिटेल रिगार्डिंग नेम एंड अदर प्रिस्क्राइब ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन शुड बी नॉट बी डिस्क्लोज अदर, किसी से डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, किसी को बताना नहीं चाहिए। आपको मैं दूसरी नोट बता देता हूँ, उसमें अच्छी बताया गया है, रजिस्टर में ऐसा होना चाहिए, देख लिए।
ये सेम नोट्स है, आप पढ़ सकते हो, मैं अवेलेबल करके दे दूँगा। जो मैंने पढ़ के सुनाया वही नोट्स है ये। मैक्सिमम बच्चों को चेकर के नोट्स है, इसको उस पर से मैं आपको समझा रहा हूँ। सेम नोट्स है। सीरियल नंबर होना चाहिए, डेट ऑफ एडमिशन होना चाहिए रजिस्टर के अंदर, नेम ऑफ द पेशेंट, फिर बाद में वाइफ और डॉटर का एज, बाद में रिलीजन होना चाहिए, एड्रेस, फिर ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, आप देखो रीजन ऑफ विच प्रेगनेंसी, टर्मिनेशन, डेट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, कब प्रेगनेंसी हुई, और डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट का छुट्टी कब हुई, फिर रिजल्ट ऑफ रिमार्क्स किस क्या कंडीशन में हुई, नेम, रजिस्टर मेडिकल पटिशनर, वूम बाय ओपिनियन फ्रॉम, किसी से मतलब कि ओपिनियन एंड राय लिया गया उसका भी नाम होना चाहिए उसके अंदर, आपने पढ़े इसे। नेम ऑफ द रजिस्टर पटिशनर बाय द प्रेगनेंसी इज टर्मिनेटेड, किस किसने करा उसका सारी चीज़ें होना चाहिए। आप पढ़ के समझ में आ जाएगा आपका, आप पढ़ सकते हो, इस तरह से होना चाहिए। फिर हमने ये भी पढ़ लिया है। अब गार्जियन पढ़िए, गार्जियन मीन्स जो केयर करते हैं, लूटी लूटी मतलब पागल, पागल को कहते हैं लूनाटिक का, समझ में आ रहा है आपका। ये कानून में पास किया गया था। मेंटली पर्सन माइनर किसे कहते हैं मैं बता दिया आपको, जिसके 18 साल से कम है। फिर रजिस्टर पटिशनर, ये भी नोट्स के अंदर वही बातें लिखी हुई है, इसमें वही बात लिखी हुई है जो मतलब इसमें मैंने आपको बताया हो। डॉक्टर किसे कहते हैं, गायनेकोलॉजी डॉक्टर जिसका नाम MBBS डॉक्टर हो, रजिस्टर पटिशनर हो, ये मैं आपको जुमले में आगे समझाया हो। फिर बाद में आपको ये बताया हो मैंने कि किस किस कंडीशन में आप प्रेगनेंसी करना चाहिए, फर्स्ट टाइमिस्टर, सेफ गायनेकोलॉजी रिसोल्यूशन इक्विपमेंट, यानी हॉस्पिटल क्या क्या चीज़ें होना चाहिए, इन्होंने बस चीज़ें बताया है। इक्विपमेंट होना चाहिए, ड्रग्स है, पेरेंटल बैकअप होना चाहिए, बैकअप होना चाहिए, यानी इन्वर्टर होना चाहिए, सारी चीज़ें होना चाहिए। तो क्या क्या मैं नोट्स में बता दे रहा हूँ आपको, हॉस्पिटल में क्या क्या होना चाहिए था। सेफ एंड सर्टिफिकेट हाइजीनिक कंडीशन होना चाहिए, ऑपरेशन टेबल इंस्ट्रूमेंट अच्छे होना चाहिए। फिर उन्होंने लिखा चार्जिंग इक्विपमेंट, ड्रग्स और पेरेंटल इमरजेंसी मेडिसिन होना चाहिए। फिर उसके बाद में रजिस्टर है, बाद में किस सरकमस्टेंस में प्रेगनेंसी होना चाहिए, ये भी इसमें वही बातें लिखी हुई है, सेम टू सेम है। ज़्यादा वो यही बात लिखी हुई है, गार्जियन कब किस हालत में होना चाहिए ये भी बात लिखी हुई है। ऑफेंसेस भी बता दिया मैंने। आप मेरे लेक्चर को देखिए और 103 मरतबा देखिए कम से कम, जब तक सुना, जब तक देखिए मैंने एक एक बात समझा दिया हो। अलग नोट्स भी है, नोट्स भी मिल जाएंगे, इतना से देखिए नोट्स को, पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, ओके, ये चौथा पेज। किसी के पास नहीं हो तो इसमें से फोटो निकाल के देख सकते हैं। अब रहा सवाल नेक्स्ट, इंशाल्लाह पाइजन एक्ट का बना दूंगा, 1919, ओके। अगर कुछ समझ में आए तो पूछिए, मैं चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो भी स्टूडेंट्स पास हो फेल हो उस सारे स्टूडेंट देखिए, इत्मीनान से सुनिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो।